वेलकम टू द सीरीज ऑफ बीकॉम पार्ट वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये बीकॉम पार्ट वन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं बीकॉम और एडीसी के एग्ज़ाम्स के लिए। और सेक्शन नंबर ए जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन है वो आपको करवाया जा रहा है सोल्यूशन के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। कंज्यूमर बिहेवियर एंड इंडिफरेंस एनालिसिस, इसके बारे में भी क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और वो भी इंडिफरेंस कर्व का इस्तेमाल करते हुए। इंडिफरेंस कर्व के बारे में भी आपको बताया जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के साथ, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। अगर हम बात करें डेफिनेशन देखें इसकी, अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गिवन इनकम एंड प्राइजेस अंडर बजट कॉन्स्ट्रेंट। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से मुराद एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर कंज्यूमर अचीव करता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जो भी गिवन इनकम और प्राइस होती है गुड्स की, उसके ऊपर जहाँ जिस पॉइंट पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करता है वही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो होता है। और यूज़ करते हुए इंडिफरेंस कर्व अप्रोच को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है जहाँ पर बजट लाइन जो है वो टेंजेंट करती है इंडिफरेंस कर्व को। बजट लाइन होती है और जो इंडिफरेंस कर्व है जहाँ पे एक दूसरे को ये जो है टेंजेंट कर रही है, जहाँ पर वहीं पर जो है वो इंडिफरेंस, वहीं पर जो है वो इक्विलिब्रियम होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। और उसी से इंडिकेट किया जाएगा मैक्सिमम यूटिलिटी को भी जो है वो। ये टेंजेंसी रिप्रेजेंट करती है हाईएस्ट अटेनेबल जो लेवल होता है यूटिलिटी का कंज्यूमर की बजट के मुताबिक। और जो स्लोप होता है बजट लाइन का वो इक्वल हो जाता है स्लोप के इंडिफरेंस कर्व के। इंडिकेट करता है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम MRS कहते हैं, दो गुड्स के दरमियान वो इक्वल होता है रेशियो के उनके प्राइजेस के। और जब इनकम चेंज होती है तो बजट लाइन जो होती है वो आउटवर्ड की शिफ्ट हो जाती है या फिर इनवर्ड की तरफ, अंदर की तरफ हो जाएगी या बाहर की तरफ, वो डिपेंड करता है कि इनकम बढ़ रही है या ज़्यादा हो रही है। और उसी से फिर न्यू इक्विलिब्रियम आता है हायर एंड लोअर इंडिफरेंस कर्व्स के ऊपर। अब इंडिफरेंस कर्व जो है वो कुछ इस तरीके के होते हैं। अच्छा, अब डायग्राम जो है टिपिकली इलस्ट्रेट करती है कि मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व का होना। और अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्रूशल होता है अंडरस्टैंड करने के लिए कंज्यूमर चॉइस, और ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे कंज्यूमर एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज ताकि वो मैक्सिमाइज कर सकें अपनी जो सेटिस्फेक्शन होती है जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनके बावजूद भी। अच्छा, अब ग्राफ से आपको बजट लाइन भी समझाते हैं कि बजट लाइन किस तरीके की होती है, कि बजट लाइन कुछ इस तरीके की होती है और इस तरीके से ये इंडिफरेंस कर्व को टेंजेंट कर रही है। ये एक इंडिफरेंस कर्व को कर रही है, फिर ये दूसरा है, तीसरा है। और बजट लाइन जो है वो शिफ्ट भी हो सकती है इनकम की वजह से। तो इसी वजह से जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो भी जो है वो चेंज हो सकता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। अपन जो इंडिफरेंस कर्व आपको बताया गया है इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है, अब अगर हम वो देखें इंडिफरेंस कर्व को आप जहन में रखिए, ये इस तरह के कर्व होते हैं। ये जो है पहली चीज़ तो है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब अगर आप इन कर्व्स को देखेंगे तो ये नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जो कि ट्रेड ऑफ शो कर रहे हैं बिटवीन टू गुड्स टू मेंटेन सेटिस्फेक्शन। यानी कि दो गुड्स के दरमियान हम ट्रेड ऑफ कर शो किया जा रहा होता है, यानी कि एक गुड की तादाद कम होगी तो दूसरे की बढ़ेगी। तो ये जो है वो ट्रेड ऑफ को जो है वो शो कर रहे हैं, लेकिन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा। इन तीनों में से किसी भी एक इंडिफरेंस कर्व को अगर हम लेंगे तो हर पॉइंट के ऊपर एक इंडिफरेंस कर्व के लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा। अब चाहे ट्रेड ऑफ के ज़रिए एक गुड की तादाद कम हो जाए या दूसरी बढ़ जाए, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा एक कॉन्वेक्सिटी टू ओरिजिन, ये जो है कर्व जो है वो कॉन्वेक्स होते हैं ओरिजिन से, जो कि इलस्ट्रेट कर रहे होते हैं जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है गुड्स के दरमियान। यानी कि कंज्यूमर जो है विलिंग होते हैं गिव अप करने के लिए लेस ऑफ वन गुड, ताकि वो हासिल करें एडिशनल यूनिट दूसरा, क्योंकि वो कंज्यूम करते हैं उसका ज़्यादा। और तीसरा ये कि ये कर्व जो है नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आप देखेंगे इनके दरमियान हमेशा फासला रहेगा, कभी एक दूसरे से ये टकराएंगे नहीं। और इसी के ज़रिए मेंटेन किया जाता है कंसिस्टेंट कंज्यूमर प्रेफरेंस और यूटिलिटी लेवल भी। और एक चीज़ ये भी कि हायर कर्व्स हायर यूटिलिटी, जितने ज़्यादा कर्व्स बढ़ते जाएंगे, जो पहला कर्व है उसमें जितनी यूटिलिटी होगी उससे ज़्यादा फिर दूसरे में, फिर उससे ज़्यादा तीसरे में होगी। तो जितने ज़्यादा ये कर्व ऊपर जाते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा जो है वो हायर लेवल की सेटिस्फेक्शन जो है ये प्रोवाइड करेंगे।
सो नाउ दी डिमांड एंड इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट। अब डिमांड और जो इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है, इससे भी क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। सो प्राइस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। प्राइस इलास्टिसिटी की हम बात करें, सो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, सो प्राइस इलास्टिसिटी मेजर्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू प्राइस चेंजेस यूजिंग परसेंटेज चेंजेस। सो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये मेजर करता है कि कितना जो है वो किस तरीके से रिस्पॉन्सिव होती है क्वांटिटी डिमांड जो है गुड की, जो चेंज आता है उसकी प्राइस के अंदर। और इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कुछ इस तरीके से करते हैं कि परसेंटेज चेंज जो आता है क्वांटिटी डिमांड में, उसको डिवाइड करते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। यानी कि कुछ इस तरीके का इसका फार्मूला होता है, परसेंटेज का साइन जो है वो, और चेंज को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज। सॉरी ज़रा ये थोड़ा ज़रा लिखने में यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है, इस वजह से परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। तो इस तरीके से इसका जो है वो फार्मूला जो है वो होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड से हम डिवाइड करते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस को। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। और टाइप जो है वो इसकी हम देखें प्राइस इलास्टिसिटी की, तो ये जो है इलास्टिसिटी कैन बी ग्रेटर देन वन। ये जो है एक से ज़्यादा अगर होगी, इनके कैलकुलेट करने पे अगर एक से ज़्यादा निकलेगी इसको इलास्टिक कहेंगे। लेस देन वन होगी इन इलास्टिक होगी, और इक्वल टू वन होगी उसको यूनिटरी कहेंगे, यूनिटरी डिमांड है। और मेथड की हम बात करें, टोटल आउटले, सो जो एक मेथड है इसका वो क्या होता है कि टोटल आउटले मेथड होता है, या फिर एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें क्या होता है कि एग्जामिन किया जाता है टोटल स्पेंडिंग जो होती है गुड्स चेंजेस के ऊपर प्राइस के साथ। सो अगर टोटल एक्सपेंडिचर मूव होता है अपोजिट डायरेक्शन में प्राइस के, डिमांड जो है वो इलास्टिक है। और अगर ये मूव होता है सेम डायरेक्शन के अंदर, डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है। और ये प्रैक्टिकली तौर पे बहुत ज़्यादा एक यूज़फुल चीज़ होती है बिजनेसेस के लिए भी और पॉलिसी मेकर के लिए भी, ताकि प्रेडिक्ट करे कंज्यूमर रिएक्शन जो होता है प्राइस चेंज के हवाले से, और डिज़ाइन करे इफेक्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। नाउ द चेंजेस इन डिमांड वर्सेस चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंजेस इन डिमांड एंड चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और इन दोनों के अंदर फ़र्क है। अक्सर लोग जो वो कंफ्यूज होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम बात करते हैं चेंज इन डिमांड की और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं। अब इन दोनों को समझते हैं हम। सो चेंज इन डिमांड की अगर हम बात करें, चेंज इन डिमांड शिफ्ट द इंटायर डिमांड कर्व ड्यू टू फैक्टर्स लाइक इनकम, टेस्ट और रिलेटेड गुड्स प्राइसेस। होता क्या है कि जब डिमांड के अंदर चेंज आता है, चेंज इन डिमांड होता है, तो पूरा का पूरा जो डिमांड कर्व होता है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। एक्चुअली चेंज नहीं होता बल्कि शिफ्ट हो जाता है वो। और वो कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि इनकम में चेंज आ गया, लोगों के टेस्ट चेंज हो गए, या फिर रिलेटेड गुड्स जो हैं एक जैसे गुड्स हैं उनकी प्राइस के अंदर चेंज आ गया। अब अगर हम देखें डिमांड कर्व को, अगर आप देखें तो डिमांड कर्व कुछ इस तरीके का होता है, लेकिन जब डिमांड में चेंज आता है तो वो कुछ इस तरीके से शिफ्ट कर जाता है। इसको हम चेंज इन डिमांड कहेंगे। और इसके मुकाबले में अगर हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की बात करें, सो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व कॉज्ड बाय चेंज इन प्रोडक्ट प्राइस। प्राइस के अंदर चेंज आने से डिमांड में चेंज नहीं आता जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। बल्कि होता क्या है कि सेम कर्व के ऊपर ही जो है मूवमेंट जो है वो देखने में आती है। क्वांटिटी डिमांड के अंदर यही होता है कि अब अगर हम ये है डिमांड कर्व, और हो क्या रहा है कि प्राइस इतनी है, अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर इतनी क्वांटिटी जो है वो डिमांड होगी, और अगर प्राइस जो है वो गिरेगी तो इतनी ज़्यादा जो है वो क्वांटिटी डिमांड की जाएगी। तो सेम कर्व है। अब जो आप कर्व है, कर्व एक ही है, यहाँ पर कर्व जो है वो दूसरा नहीं है, कर्व जो है वो दूसरा नहीं है, एक ही कर्व के ऊपर क्या हो रहा है कि प्राइस गिरने से क्वांटिटी के अंदर इजाफा हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड के अंदर इजाफा हो रहा है। सो ये बहुत बड़ा जो है वो डिफरेंस है। जबकि चेंज इन डिमांड में क्या होता है, अगर डिमांड में चेंज आता तो ये पूरा का पूरा कर्व ये आगे शिफ्ट कर सकता था या पीछे की तरफ भी शिफ्ट कर सकता था। सो ये एक बहुत बड़ा जो है वो फ़र्क है चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में। जब प्राइस चेंज होंगे तो क्वांटिटी डिमांड में फ़र्क आएगा। हम नॉर्मली तौर पर जब आम रूटीन में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो रही है, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है कि क्वांटिटी डिमांड जो है वो इकोनॉमिस्ट हमें बताते हैं कि क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है, और असल जो डिमांड चेंज हो रही है वो दूसरे फैक्टर से हो रही है, जैसे कि इनकम, टेस्ट और जो रिलेटेड गुड प्राइसेस हैं। सो इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन है। सो डिस्टिंग्विश चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हेल्प एनालाइज मार्केट डायनेमिक एंड कंज्यूमर बिहेवियर। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, और इसी के ज़रिए प्रैक्टिकली इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो अब इसके ज़रिए एनालाइज किया जाता है मार्केट डायनेमिक्स को, कंज्यूमर बिहेवियर को भी, कि कंज्यूमर के बिहेवियर में क्या फ़र्क आ रहा है। नाउ द इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट्स। अब जो इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट हैं
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके अंदर जो है वो एक सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी के अलावा भी, प्राइस इलास्टिसिटी तो आपको शायद समझ में आ गई होगी, लेकिन जो दूसरे इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पॉइंट इलास्टिसिटी हो गया। सो पॉइंट इलास्टिसिटी के ज़रिए मेजर किया जाता है रिस्पॉन्सिवनेस, जो एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर होती है डिमांड कर्व के। एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जो डिमांड कर्व के ऊपर जब मेजर किया जा रहा होता है रिस्पॉन्सिवनेस, तो उसके लिए पॉइंट इलास्टिसिटी, इसीलिए इसको पॉइंट कहते हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक पॉइंट की यहाँ पर बात हो रही होती है इस वजह से डिमांड कर्व के ऊपर। और आर्क इलास्टिसिटी की अगर हम बात करें तो कैलकुलेट किया जाता है प्राइस इलास्टिसिटी को एक रेंज ऑफ प्राइजेस के ऊपर, एक रेंज ऑफ प्राइस जिसके ऊपर जो कैलकुलेट किया जाता है। और इनकम इलास्टिसिटी की हम बात करें तो इसके अंदर असेस किया जाता है कि कैसे डिमांड जो है चेंज होती है कंज्यूमर इनकम के साथ, इसी बेसिस में इनकम की बात हो रही है। और क्रॉस, अच्छा एक चीज़ और भी है इसमें इनकम इलास्टिसिटी में, कि चेंज होती है कंज्यूमर की इनकम के साथ, और डिस्टिंग्विशिंग जो है डिफ्रेंशिएट करना भी ज़रूरी होता है नॉर्मल गुड्स और जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं। इन्फीरियर गुड्स का उलट हिसाब होता है, इनकम बढ़ती है तो इनकी जो डिमांड होती है उसमें कमी आती है, क्योंकि जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं ये एक तरह से लो क्वालिटी के या आउटडेटेड जो प्रोडक्ट होती है वो होती है, तो ये उलट होती है। जबकि नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है उसमें इजाफा होता है क्वांटिटी डिमांड में, जब इनकम बढ़ने से, इनकम बढ़ने से डिमांड में, सॉरी, डिमांड में इजाफा होता है नॉर्मल गुड्स की जब इनकम बढ़ रही है, जबकि इन्फीरियर गुड्स की जो है वो डिमांड में कमी देखने में आती है। अब अगर हम क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करें, सो क्रॉस इलास्टिसिटी के अंदर अब क्रॉस है यानी कि इसमें दो गुड्स की आपस में एक दूसरे से रिलेट है। सो डिमांड रिस्पॉन्स फॉर वन गुड टू प्राइस चेंज इन अनदर, यानी कि एक गुड की प्राइस चेंज होने से दूसरे गुड की प्राइस पे क्या, दूसरे गुड की डिमांड पे क्या असर पड़ रहा है, एक की प्राइस चेंज होने से दूसरे की डिमांड पे क्या असर पड़ा है, क्योंकि दो आपस में एक दूसरे से रिलेट है ना। इसमें सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स आ जाते हैं। सब्स्टिट्यूट से मुराद एक की जगह दूसरे इस्तेमाल होने वाली चीज़ आ गई, जैसे कि बटर की जगह मार्जरीन यूज़ किया जा सकता है, चाय की जगह कॉफ़ी। और कॉम्प्लीमेंट की हम बात करें तो एक के साथ दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि फ़ोन के साथ चार्जर यूज़ किया जा रहा है या हेडफोन यूज़ किए जा रहे हैं, तो इस तरह से जो है वो ये कॉम्प्लीमेंट्स और ये जो है सब्स्टिट्यूट होते हैं। नाउ दी कंज्यूमर चॉइस एंड मार्केट स्ट्रक्चर है, इसके बारे में भी क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। और इसमें इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो आता है। इनकम इफेक्ट होता है जब क्या होता है, क्या चेंज आना जो है वो प्राइस ऑफ गुड के अंदर चेंज कर देता है कंज्यूमर की रियल जो है वो इनकम को, रियल इनकम को ही चेंज कर देता है वो। सो जब प्राइस डिक्रीज़ होते हैं तो असल में होता क्या है कि जब प्राइस डिक्रीज़ होते हैं तो उससे क्या होता है कि परचेजिंग पावर जो है वो उसके अंदर इजाफा हो जाता है प्राइस चेंज होने से, और उससे हायर जो है वो कंजम्पशन हो जाती है। सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो होता है जब प्राइस चेंज होने से एक गुड जो है रिलेटिवली चीप हो जाता है या फिर वो एक्सपेंसिव हो जाता है प्राइस चेंज होने से दूसरों के मुकाबले में, और प्रॉम्प्ट करता है कस्टमर्स को कि वो सब्स्टिट्यूट की तरफ जाएं। और कंबाइन इफेक्ट होता है डिमांड के ऊपर, ये इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मिलके जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर, और जो वो शेप देते हैं जो डिमांड कर्व्स होते हैं। सो ये एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे प्राइस चेंजेस जो है वो इम्पैक्ट करता है, असर डालता है जो कंज्यूमर चॉइसेस होती है और फंडामेंटल होते हैं ये ड्राइव करने में डिमांड कर्व जो है इंडिफरेंस एनालिसिस से। नाउ दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स, अब आपको नॉर्मल और इन्फीरियर गुड्स के बारे में भी यहाँ पे बताया जा रहा है। मतलब मुख्तलिफ जो गुड्स हैं मुख्तलिफ तरह के होते हैं, तो इनके बारे में भी जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो थोड़ा डिटेल में आप इनको समझें। तो नॉर्मल गुड्स होते हैं और इन्फीरियर गुड्स होते हैं। नॉर्मल गुड्स की डिमांड में इजाफा होता है इनकम की डिमांड के साथ, सॉरी इनकम के अंदर इजाफा होने के साथ, जैसे ही इनकम बढ़ती है नॉर्मल गुड्स की डिमांड में इजाफा हो जाता है। जबकि इन्फीरियर गुड्स ऐसे होते हैं कि डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है हायर इनकम के साथ, क्योंकि ये इन्फीरियर होते हैं, यानी कि ये या तो ख़राब कोई क्वालिटी की चीज़ है या कोई पुराने मॉडल की जैसे गाड़ी है या फ़ोन है, और इसी तरह से कोई ऐसी चीज़ है जो कि आउट ऑफ फैशन है। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इन्फीरियर गुड्स की कैटेगरी में जो है वो आ जाती हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स की अगर हम बात करें, सो सब्स्टिट्यूट के बारे में पहले भी आपको बताया गया था कि जो रिप्लेस कर देते हैं एक दूसरे को, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी हो गया, और चॉइसेस होती हैं कस्टमर्स के पास, और बटर एंड मार्जरीन हो गया। इस तरह से हमारे यहाँ पे लोग मार्जरीन जो है वो खा रहे होते हैं, अक्सर वो बटर समझ के उसको मार्जरीन को खा रहे होते हैं।
तो ये भी इसी वजह से, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट सब्स्टिट्यूट का काम करता है। और ये भी एक चीज़ है कि कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो अगर हम देखें सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है वो ऐसे होते हैं जो कि एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि कार एंड फ्यूल। जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ बिकेंगी उतना ज़्यादा फ्यूल की भी डिमांड के अंदर इजाफा होगा। और इसी तरह से फ़ोन एंड एयरफोन है, या फिर इसके अलावा फ़ोन एंड चार्जर है, तो ये जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं। इनकी कंजम्पशन, जो एक की कंजम्पशन बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली दूसरी की भी कंजम्पशन में इजाफा होता है। एसेंशियल गुड्स होते हैं, एसेंशियल गुड्स ऐसे होती हैं जो कि जिनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। इनइलास्टिक का मतलब ये कि लाजमी तौर पर लोगों ने ख़रीदना है, तो प्राइस चेंज होने से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इसकी कंजम्पशन के अंदर। कंजम्पशन स्टेबल रहती है रिगार्डलेस के प्राइस चेंज की। और इसमें वो चीज़ें आती हैं जो कि इंसान की ज़रूरत की चीज़ें, खाने पीने की जो अशिया होती हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। सो मार्केट स्ट्रक्चर कंपैरिजन देखते हैं। मुख्तलिफ़ तरह की जो मार्केट्स होती हैं इनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। और मार्केट जो है वो वेरी करती है। अगर हम देखें कंपटीशन और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के हिसाब से परफेक्ट कंपटीशन होती है। एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पर बहुत सारे सेलर होते हैं और एक जैसी प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, और इसी वजह से फर्म जो है प्राइस टेकर होती हैं। प्राइस सेट नहीं कर सकती, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है इसके अंदर। फर्म इजीली अंदर आ सकती है और जा सकती है मार्केट से बाहर। और एक जैसी प्रोडक्ट होने की वजह से प्राइस टेकर है, किसी भी फर्म के पास इतनी पावर नहीं है कि वो प्राइस को सेट कर सके। मोनोपली होती है जो इसका बिल्कुल उलट है परफेक्ट कंपटीशन का। एक ही सिंगल सेलर होता है जो कि कंट्रोल करता है प्राइस भी, और कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, वो मार्केट को डोमिनेट करता है। अब या तो ये होगा कि एक ही फर्म मौजूद है, एक ही सेलर मौजूद है पूरी इंडस्ट्री के अंदर, पूरी मार्केट के अंदर, या तो ये होगा, या फिर ये होगा कि एक ही बड़ी फर्म है उसके पास मोनोपली पावर मौजूद है। और हमारे यहाँ पे हम देखें प्रैक्टिकल एग्जांपल तो इलेक्ट्रिसिटी की इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल है। इलेक्ट्रिसिटी की जो कंपनी है उसको जो है वो मोनोपली की पावर दे दी गई है, और दूसरी कंपनीज़ को अलाउ भी नहीं हमारे यहाँ अभी तक किया गया है कि वो सेल कर सकें इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी वजह से कंप्लीट पावर होती है जो इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी होती है उसके पास पूरी, कि वो अपने हिसाब से ज़्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं और फिर वो क्वांटिटी भी वो कम प्रोड्यूस करते हैं। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे सेलर्स होते हैं यहाँ पर। कई सारे सेलर होते हैं, इनकी डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, और प्रोडक्ट जो है वो यूनिक हमें दिखाई देती है, यानी कि एक जैसी प्रोडक्ट नहीं होती इसमें। अच्छा, इम्परफेक्ट कंपटीशन भी होता है, एक ऐसी मार्केट स्ट्रक्चर जो कि डेविएट करता है परफेक्ट कंपटीशन से, और इन्फ्लुएंस किया जा रहा होता है प्राइसिंग भी और एफिशिएंसी भी। एक और मार्केट स्ट्रक्चर होता है जिसको ओलिगोपोली कहा जाता है, जो कि यहाँ पर मिसिंग है। ओलिगोपोली ऐसा होता है कि जिसके अंदर बहुत कम फर्म्स होती हैं, फर्म्स की तादाद जो है वो बहुत कम होती है, वहाँ एंट्री बैरियर भी बहुत होते हैं। और इसकी कॉमन एग्जांपल अगर हम लें तो जो टेलीकम्युनिकेशन की जो कंपनीज़ हैं उसके हम ले सकते हैं, सेलुलर जो कंपनीज़ होती हैं वो। इसके अलावा गाड़ियों की कंपनी होती हैं वो। ये इस तरह की जो इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई या फिर जो टेलीकॉम सेक्टर हो गया, ये ओलिगोपोली के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पर एंट्री तो हो सकती है लेकिन एंट्री बहुत मुश्किल होती है। मोनोपोली की तरह एंट्री बैन तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो है वो एंट्री बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है या फिर बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, जिसकी वजह से एंट्री जो है वो काफ़ी मुश्किल होती है। और फर्म्स जो है वो बहुत कम होती हैं, गिनी चुनी फर्म्स जो है वो होती हैं इंडस्ट्री के अंदर। ना दी प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस की अगर हम बात करें सो इसमें आइसो कॉन्ट, आइसो कॉस्ट और लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन आ जाता है। सो आइसो कॉन्ट्स की अगर हम बात करें, आइसो कॉन्ट्स जो है ये आइसो का मतलब इक्वल और कॉन्ट्स का मतलब क्वांटिटी, यानी कि इक्वल क्वांटिटी की यहाँ पर बात होती है। सो आइसो कॉन्ट डिपिक्ट्स इनपुट कॉम्बिनेशंस यील्डिंग इक्वल आउटपुट सिमिलर टू कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व। ये काफ़ी हद तक इंडिफरेंस कर्व की तरह होता है, जैसे कि आपको पीछे बताया गया था। तो आइसो कॉन्ट में होता क्या है कि इक्वल जो है वो हम देखते हैं कि एक सेम अमाउंट ऑफ जो है वो आउटपुट मिलता है, इक्वल आउटपुट जो वो मिलता है इनपुट कॉम्बिनेशन से, यानी कि डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन से हमें इक्वल आउटपुट मिल रहा है। एक चीज़ बढ़ा दी दूसरी कम कर दी, लेकिन जो आउटपुट रहेगा वो सेम हमें मिलेगा, सेम आउटपुट मिलेगा डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर कर्व के। और आइसो कॉस्ट की हम बात करें तो आइसो कॉस्ट जो है वो क्वांटिटी के बारे में, सॉरी कॉस्ट के बारे में, इनकी इक्वल कॉस्ट ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट दैट हैव सेम टोटल कॉस्ट टू द फर्म। ऐसा कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करता है इनपुट्स का जिनकी सेम टोटल कॉस्ट होती है फर्म के लिए। टोटल कॉस्ट सेम होगी, कहीं पर एक को बढ़ा देंगे, कहीं पर दूसरे को हम कम कर देंगे,
और लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन की हम बात करें सो ये वहाँ होता है आइसोकॉन, जहाँ पर आइसोकॉन टेंजियलिटी मीट्स आइसोकॉस्ट लाइन, जहाँ पर आइसोकॉन आइसोकॉस्ट लाइन से मिल जाता है। ये दोनों आपस में मिलते हैं और शो करता है कि जो एफिशिएंट जो है वो रिसोर्सेज का यूज़ किया जा रहा है। कॉस्ट मिनिमाइजेशन इंपॉर्टेंस अगर हम देखें सो हेल्प फर्म्स मिनिमाइज प्रोडक्शन कॉस्ट वाइल मेंटेनिंग डिजायर्ड आउटपुट लेवल एफिशिएंसी। अब ये हेल्प करता है फर्म्स को कि मिनिमाइज़ किया जाए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती रहेगी तो उतना ही फर्म को जो है वो प्रॉफिट कम होता जाएगा, उसका प्रॉफिट गिरता चला जाएगा। सो ये हेल्प करता है फर्म को कि मिनिमाइज़ किया जाए प्रोडक्शन कॉस्ट, जबकि मेंटेन किया जाए जो डिज़ायर्ड आउटपुट लेवल एफिशिएंस जो है, यानी कि एक तरफ कॉस्ट भी कम की जाए लेकिन जो आउटपुट लेवल है वो भी डिज़ायर्ड होना चाहिए, जितना डिज़ायरेबल है उतना ही होना चाहिए। नाउ द लॉ ऑफ रिटर्न्स एंड यूटिलिटी। लॉ ऑफ रिटर्न्स एंड यूटिलिटी को आप समझते हैं, इसमें ये भी आते हैं। सो लॉ ऑफ रिटर्न जो है वो अगर हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की हम बात करें सो एडिंग वन मोर ऑफ वन यूनिट विद अदर कांस्टेंट यील्ड स्मॉलर आउटपुट इंक्रीज ओवर टाइम। डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब यही कि अगर एक इनपुट के अंदर हम इजाफा करे जा रहे हैं, अब जो अब आप देखते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने पढ़े होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एक जो यूनिट है सपोज करें इनपुट का, यानी कि लेबर के अंदर इजाफा करते जा रहे हैं, लेकिन जो बाकी है जैसे कैपिटल वगैरह है वो सेम है, तो जो आउटपुट मिलता जाएगा वो क्या होगा, उसके अंदर कमी आती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो लेबर की तादाद है उसमें तो इजाफा होता जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि उनको जो मशीनरी प्रोवाइड की गई है वो उतनी ही है। तो लेबर को फिर क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा लेबर है उनके पास काम करने के लिए मशीनरी नहीं रहेगी, तो जो आउटपुट होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि जो एक्स्ट्रा आउटपुट होता रहेगा उसके अंदर हमें कमी आती हुई दिखाई देगी। और लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी की हम बात करें सो इसके मुताबिक ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स प्रोवाइड लेस सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर देन द प्रीवियस वन। अब इसके मुताबिक अगर हम देखें तो होता क्या है कि लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी के मुताबिक हर जो एडिशनल यूनिट होगा गुड्स का वो लेस सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा कंज्यूमर को प्रीवियस के मुकाबले में। अब जैसे कि बिस्किट खाते हैं तो जो पहला पैकेट पूरा हम खाएंगे तो उसमें जो पहला बिस्किट होता है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, फिर दूसरा उससे कम, इस तरह करते करते एक वक्त ऐसा आता है कि वो ज़ीरो पे पहुंच जाती है उसकी यूटिलिटी। एक वक्त ऐसा आएगा, खाते रहेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि उसकी यूटिलिटी जो है वो ज़ीरो पे पहुंच जाती है। कौन सी? एडिशनल जो यूटिलिटी होती है, एडिशनल यूटिलिटी की बात हो रही है, जो मार्जिनल यूटिलिटी जिसको हम कहते हैं। नाउ द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। अब इंक्रीजिंग रिटर्न के मुताबिक अगर हम देखें आउटपुट में इंक्रीज मोर देन प्रोपोर्शनली एटली इनपुट इंक्रीज। अब ये उसका उलट है जो डिमिनिशिंग रिटर्न का है, कि आउटपुट जो है वो उसमें ज़्यादा तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जितना इनपुट के अंदर इजाफा हो उससे ज़्यादा तेज़ी से आउटपुट में इजाफा हो रहा है। अब अगर ऐसा कॉम्बिनेशन लें हम लेबर का और कैपिटल का, यानी कि मशीनरी का, कि लेबर को मशीनरी जो है वो मिले, तो अगर हम मतलब मशीनरी एनफ है, लेबर में हम जितना इजाफा कर रहे हैं उसके हिसाब से एनफ मशीनरी पहले से ही मौजूद है, कैपिटल मौजूद है, तो हम अगर लेबर में इजाफा करेंगे तो लेबर के इजाफे से ज़्यादा हम देखेंगे कि आउटपुट के अंदर ज़्यादा इजाफा हम देखेंगे। सो नाउ द कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स। अब कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंट कॉस्ट होती है और ये भी आती है। सो एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट होती है। अब एवरेज कॉस्ट जो है उसको निकालने का तो बहुत आसान तरीका होता है कि टोटल को हम आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि टोटल कॉस्ट को हम ऊपर रखेंगे और नीचे हम जो है वो आउटपुट रखेंगे, जो भी क्वांटिटी होगी आउटपुट की वो हम रखेंगे और फिर वो निकाल लेंगे। जबकि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो क्या आती है? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट। एक एक्स्ट्रा यूनिट, एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट होती है उसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। एक्सप्लिसिट वो होती है जो कि डायरेक्ट मॉनेटरी पेमेंट्स होती है, इनकी जो कि ज़ाहिर हमें दिख रही है, एक चीज़ जो हमें दिखाई दे रही है उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मॉनेटरी पेमेंट, यानी कि जो पैसे वगैरह के अंदर हम पे कर रहे हैं वो, और वो तो हमें दिख रही है। लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट भी होती है और इकोनॉमिक्स के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि ये बाकी सब्जेक्ट्स में आप नहीं पढ़ेंगे। आप अकाउंटिंग या फाइनेंस में अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर कहीं भी इस तरह की कॉस्ट नॉर्मली तौर पर नहीं पढ़ाई जाती। सो इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है रिप्रेजेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज यूज। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बताती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि पैसों वाली तो नहीं होती, लेकिन फिर भी ये कॉस्ट होती है। वो क्या कॉस्ट होती है इसको सिंपल एग्जांपल से समझें। इस वक्त आप ये जो है वो स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर स्टडी कर रहे हैं, आप इसकी जगह आप जो है वो कोई और काम भी कर सकते थे, या आप खेल भी सकते थे, या आप कोई मूवी देख सकते थे, या कुछ और कर सकते थे। तो आप जो है वो सेल्फ स्टडी जो कर रहे हैं इसकी आपने कोई कॉस्ट तो पे नहीं की पैसों से, लेकिन आपने कॉस्ट दी है
दूसरे काम ना करके ये काम करने की, और यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। तो इसी तरह से जो रिसोर्सेज यूज्ड हैं इनकी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि एक रिसोर्स को जहाँ लगाना है उसकी जगह दूसरी जगह भी लगा सकते थे, एक जगह लगाया दूसरी जगह भी लगा सकते थे, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, एक जगह पैसा लगाया दूसरी जगह नहीं लगाया, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सो ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्शन एफिशिएंसी की अगर हम बात करें, फर्म सीक द लीस्ट कॉस्ट फैक्टर कॉम्बिनेशन टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। फर्म क्या करती है, लीस्ट कॉस्ट फैक्टर कॉम्बिनेशन की तरफ जाती हैं, यानी कि जो फैक्टर्स हैं जैसे कि आपको बताया गया था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर और कैपिटल का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन के मैक्सिमाइज किया जाए, प्रोडक्शन एफिशिएंसी और कॉस्ट में कमी किया जाए। आप सिर्फ लेबर बढ़ाते रहेंगे, कैपिटल में इजाफा नहीं होगा इनके मशीनरी के अंदर, तो क्या होगा, इतना ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन एनफ हो कैपिटल, मशीनरी एनफ है और फिर लेबर बढ़ाएं उस हिसाब से, तो कॉम्बिनेशन जो है वो ऐसा कि हमें रिटर्न जो मिलेगा वो इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेगा, जो मार्जिनल रिटर्न मिलेगा। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें, अंडरस्टैंडिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज वाइटल फॉर प्राइसिंग डिसीजन, प्रॉफिटेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। बिजनेस स्ट्रेटजीज़ के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट की। जब प्राइस सेट किए जाते हैं तो वो इन्हीं तमाम चीज़ों को सामने रखते हैं, एवरेज कॉस्ट हो गई, मार्जिनल कॉस्ट हो गई, एक्सप्लिसिट हो गई, और इवन के इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी रखते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी। जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी सामने रखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को भी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को भी, कि लॉन्ग टर्म जो है वो बिजनेस चलता रहे। नाउ दी एडवांस्ड मार्केट एंड स्केल कॉन्सेप्ट। अब एडवांस्ड मार्केट एंड स्केल कॉन्सेप्ट में हमारे पास प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट आता है। डिस्क्रिमिनेशन का वर्ड जहाँ पे आता है इसका मतलब होता है फ़र्क करना है। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि फ़र्क किया जा रहा है, सेलर्स के अंदर फ़र्क किया जा रहा होता है, सॉरी बायर्स के अंदर। अब डेफिनेशन देखें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन्वॉल्व चार्जिंग वेरिंग प्राइसेस टू डिफरेंट कंज्यूमर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट विदाउट कॉस्ट डिफरेंसेस। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि चार्ज किए जाते हैं मुख्तलिफ प्राइसेस मुख्तलिफ कस्टमर्स से, मुख्तलिफ जो है वो प्राइस चार्ज किया जा रहा होता है, लेकिन प्रोडक्ट सेम होती है और बगैर कॉस्ट डिफरेंस के, यानी कि सेलर को वो उसी चीज़ में उसी कीमत में पड़ी, लेकिन मुख्तलिफ कस्टमर से मुख्तलिफ प्राइस चार्ज किए जा रहे होते हैं। इसको हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। और ये जो है इसकी भी टाइप्स हैं, और टाइप्स समझेंगे तो आपको और पता चलेगा कि ऐसा किस तरीके से होता है। सो इट कैन बी फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये फर्स्ट डिग्री हो सकता है जो कि कंज्यूमर की विलिंगनेस टू पे होता है, यानी कि जो कंज्यूमर जितना विलिंग है पे। ये अक्सर आप देखते हैं कि बाज़ार वगैरह में दिखाई देता है जहाँ पे बारगेनिंग हो रही होती है, कस्टमर जो है वो बारगेनिंग कर रहे होते हैं। मार्केट्स में भी होता है हमारे यहाँ पे, लेकिन बाज़ारों में अक्सर दिखाई देता है कि वो बारगेनिंग कर रहे होते हैं कि हम इतना पे करेंगे, इतना पे करेंगे, इस तरीके से जो है वो। तो ये बारगेनिंग जहाँ पर होती है नॉर्मली तौर पर, वहाँ पर हम फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, और कपड़ों वगैरह में ख़ास तौर पे मार्केट्स में कपड़ों वगैरह में अक्सर हमें दिखाई देता है। उसके अलावा सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो कि बेस करता है क्वांटिटी और प्रोडक्ट वर्जन पे। ये क्वांटिटी या प्रोडक्ट वर्जन पे डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी ख़रीदी जा रही है, या प्रोडक्ट वर्जन कौन सा है। अब जो ज़्यादा ख़रीदता है तो उसको डिस्काउंट दिया जाता है, आप देखते हैं। ये सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। और थर्ड डिग्री जो है वो टारगेट किया जाता है कस्टमर्स को। ये बेस करता है कस्टमर ग्रुप्स के ऊपर, कि कस्टमर का ताल्लुक किस ग्रुप से है। मुख्तलिफ ग्रुप्स के कस्टमर्स को मुख्तलिफ जो है वो प्राइस जो है चार्ज किए जा रहे होते हैं। सो रिक्वायरमेंट फॉर स्ट्रेटजी अगर हम देखें, सो इफेक्टिव प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है नीड्स मार्केट पावर। इसके लिए ज़रूरी होता है मार्केट पावर होना, एंड एबिलिटी टू सेगमेंट मार्केट एक्यूरेटली टू कैप्चर कंज्यूमर सरप्लस। एक तो मार्केट पावर की ज़रूरत होती है, और ये एबिलिटी के सेगमेंट किया जाए मार्केट को एक्यूरेटली, ताकि कैप्चर करें कंज्यूमर सरप्लस को। नाउ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की अगर हम बात करें, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम देखें तो, अच्छा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अगर हम समझें तो इससे मुराद क्या होता है, कॉस्ट एडवांटेज एज प्रोडक्शन एक्सपेंड। जब प्रोडक्शन बढ़ जाती है, बड़े पैमाने पे काम होता है, तो कॉस्ट एडवांटेज होता है। आप देखते हैं कि जो पर यूनिट कॉस्ट है उसके अंदर कमी आती है बड़े पैमाने पे जब भी कहीं काम होता है। इंटरनल इकोनॉमीज अगर हम देखें, सो इंटरनल इकोनॉमीज अराइज विद अ फर्म थ्रू टेक्निकल एफिशिएंसीज एंड बल्क परचेजिंग लोअरिंग प्रोडक्शन कॉस्ट। इंटरनल इकोनॉमीज जो है वो वहाँ से आती है कि विद इन अ फर्म के अंदर से आती है, इसमें टेक्निकल एफिशिएंसी हो गई या बल्क परचेजिंग हो गई। जबकि एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ की अगर हम बात करें, ये आती है वैन इंडस्ट्री ग्रोथ लाइक इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पेशलाइज सप्लायर्स बेनिफिटिंग ऑल फर्म्स। एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्केल तब आता है जब एक इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, एक पूरी इंडस्ट्री में ग्रो आ रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ पे और पूरे वर्ल्ड में भी हम देखते हैं कि ई कॉमर्स की इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। सो ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या होगा
कि इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है और स्पेशलाइज जो सप्लायर्स आते हैं और वो तमाम फर्म्स के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। सो इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट एंड कंपटीशन, इनका जो है वो कॉस्ट और कंपटीशन के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है। सो इकॉनमीज़ जो है ये इकॉनमीज रिड्यूस करती हैं, इकोनॉमिक ऑफ स्केल के ज़रिए रिड्यूस किया जाता है, एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है, कॉम्पिटिटिवनेस में इजाफा होता है और फर्म की जो स्ट्रेटजीज़ होती है उनको शेप दिया जाता है, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर्स भी। नाउ दी माइक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसके दरमियान जो डिफरेंस आना या इसके बारे में क्वेश्चंस भी आते हैं। So microeconomics analyzes decisions of individual consumers and firms and their resource allocation. Microeconomics के अंदर एनालाइज किया जाता है जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के डिसीजंस होते हैं, फर्म के और उनकी जो रिसोर्स एलोकेशन के होते हैं। इसमें इंडिविजुअल्स की बात की जा रही होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है एग्रीगेट वेरिएबल, पूरी की पूरी इकोनॉमी की बात की जा रही होती है, नेशनल इनकम की, इन्फ्लेशन महंगाई की, अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि जो बेरोज़गारी है उसकी शरह क्या है, ये चीज़ों की। कहा जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ लाइक अ ट्री एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ लाइक अ फॉरेस्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ट्री है सिर्फ, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा फॉरेस्ट है। सो इंटर कनेक्शन ऑफ ब्रांचेस, इन दोनों का आपस में कनेक्शन भी है, ऑब्वियसली बात है। माइक्रो लेवल बिहेवियर इन्फ्लुएंस मैक्रो इकोनॉमिक आउटकम्स। अब जो माइक्रो लेवल के बिहेवियर होता है वो इन्फ्लुएंस करता है मैक्रो इकोनॉमिक आउटकम, जो कि हाईलाइट करता है उसका इंटरडिपेंडेंस को भी। एंड पॉलिसी एंड एनालिसिस हम देखें, अंडरस्टैंडिंग माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एड्स इन इफेक्टिव पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड एनालिसिस। अंडरस्टैंड करना माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को ये मदद करता है इफेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन के अंदर भी और एनालिसिस में भी। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।